तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, चार धाम यात्रा। देखिए अगर यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि यमुनोत्री गंगोत्री के रिस्पेक्ट में कहाँ पर सिचुएटेड है, या देहरादून यमुनोत्री गंगोत्री के रिस्पेक्ट में कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए चार धाम यात्रा को लेकर तो आपसे गलत ना हो। देन द नेक्स्ट इज योर 104th अमेंडमेंट एक्ट। किसके लिए लेकर आया गया है 104th अमेंडमेंट एक्ट? तो एंग्लो इंडियंस के रिलेशन में है। एंग्लो इंडियंस को इस एक्ट के पहले तक उन्हें लोकसभा एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है विधानसभा, उनके अंतर्गत उन्हें रिजर्वेशंस दिए जाते थे, लेकिन आफ्टर 104th अमेंडमेंट एक्ट ये रिजर्वेशंस खत्म कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि आखिरकार ये 104th अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए है। द नेक्स्ट इज योर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। कौन सी मिनिस्ट्री लागू कर रही है? सो इट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन। दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड कि आखिरकार इसका ऑब्जेक्टिव क्या है 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल। थर्ड इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स शामिल हैं? तो इसमें चार कंपोनेंट्स हैं, या आप कह सकते हैं चार सब कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज योर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, सेकंड इज योर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, थर्ड इज योर स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एंड द फोर्थ इज बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन। तो जो इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जबकि बाकी सारी योजनाएं, बाकी तीनों योजनाएं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम एज वेल एज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का एक कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा नहीं हो कि अगर यूपीएससी ने केवल बोल दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पूरी तरीके से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपको ये पता रहना चाहिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। देन द नेक्स्ट इज योर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये लेकर आया गया है, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड किसके अगेंस्ट लेकर आया जा रहा है? चाइना के अगेंस्ट लेकर आया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि इंडिया भी इसमें एक भागीदारी बने और उसी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पिक एंड चूज एग्रीमेंट लेकर आया। तो हो सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बोल दे पिक एंड चूज एग्रीमेंट किसके लिए लेकर आया गया, या कौन सी कंट्री ने इसे लाया, या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से इसका संबंध है। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, इस फोरम में यूनाइटेड स्टेट्स और आसियान कंट्रीज मेंबर तो हैं ही। उद्देश्य यह है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज हैं उनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा दे। देन द नेक्स्ट इज योर चैंगजेंग 3B। आखिरकार क्या है ये? दिस इज अ स्पेस मॉड्यूल या स्पेस रॉकेट। कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? चाइना से रिलेटेड है। एंड ये या इसका जो स्पेस डेब्रिस था वो कहां पर आकर गिरा है? तो वो गुजरात स्टेट में गिरा है, इसलिए ये इतना करंट में था। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग योर चैंगजेंग 3B। देन द नेक्स्ट इज योर ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये निकाली जाती है? सो इट इज योर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन द नेक्स्ट इज योर चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ से रिलेटेड जो पहली इंफॉर्मेशन है वो ये कि एक 4 स्टार जनरल होते हैं। तो हमें ये चीज पता रहनी चाहिए कि इनका पद या इनका ओहदा क्या होता है। सो ही और शी इज अ 4 स्टार जनरल। सेकेंड, अगर रिटायरमेंट हो जाता है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का तो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा और 5 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड भी है। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। थर्ड कि आखिरकार इनके रोल क्या रहेंगे। सबसे पहला तो ये है कि तीनों जो सेनाएं रहेंगी उनका इंटीग्रेशन करना है। सेकंड, ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, साथ ही साथ मिलिट्री एडवाइजर हैं टू द डिफेंस मिनिस्टर। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है उनमें भी इनका रोल होगा और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अंतर्गत भी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ बैठेंगे। साथ ही आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये तीनों सेनाओं के प्रमुख जो होते हैं उनके भी प्रमुख हैं, यानी कि चीफ ऑफ द स्टाफ के भी चेयरपर्सन है। सो परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि आखिरकार चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ क्या चीज है। देन द नेक्स्ट इज योर मैट्सॉय डे। आखिरकार ये क्या चीज है मैट्सॉय डे? तो ये स्नेक फॉसिल है, दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। और बहुत जायंट स्नेक्स होते थे, कब पाए जाते थे? क्रिटेशियस एज में, दैट इज अनदर इंफॉर्मेशन। फोर्थ, ये हाल ही में हमें हिमालयन रीजन से मिले हैं। क्रिटेशियस पीरियड के दौरान ये गोंडवाना जो भूमि थी, गोंडवाना जो लैंड था वहां पर पाए जाते थे। हाल ही में इनका फॉसिल हमें मिला है। तो आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज मैट्सॉय डे, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में केवल एक छोटा सा स्टेटमेंट
या वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले, मैट्सॉइडे वाज रिसेंटली इन द न्यूज, व्हाट इज इट? देन द नेक्स्ट इज योर उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस नदी पर बन रहा है? तो रावी नदी पर बन रहा है, और कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? सो जम्मू एंड कश्मीर। देन द नेक्स्ट इज योर देवाशयम पिल्लई। देखिए देवाशयम पिल्लई एक व्यक्ति हैं जो 1712 में जीवित थे। इन्हें हाल ही में संत की उपाधि दी गई है बाय पोप फ्रांसिस। तो इस संत या सेंट की जो पदवी मिलती है, जो टैग दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेनेडिक्शन। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि बेनेडिक्शन प्रोसेस क्या होती है, कौन देता है? पोप जो रहते हैं क्रिश्चियनिटी में वो देते हैं। वर्तमान समय में पोप फ्रांसिस ने दिया है, और ये इसलिए इतने फेमस हुए हैं क्योंकि ये इंडिया से फर्स्ट लेमैन है जिन्हें ये वाली उपाधि दी गई है। 1712 में ये जीवित थे। उस समय के राजा कौन थे? राजा मार्तंड वर्मा। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग बेनेडिक्शन एज वेल एज देवाशयम पिल्लई। देन द नेक्स्ट इज योर आयरन एज। देखिए इंडिया में सबसे पुरानी आयरन एज साइट मिली है जो कि 4200 ईयर्स के लगभग पुरानी है। कहाँ पर पाई गई है? तमिलनाडु। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग आयरन एज। नेक्स्ट इज योर इंडियाज हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। एक मिशन लेकर आया गया है 2017 में ताकि हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सके। कौन सी मिनिस्ट्री लेकर आ रही है? तो ऑब्वियस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हाइपरटेंशन क्या होता है ये हमारे लिए जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिस्टोल और डायस्टोल दो टर्मिनोलॉजी आती है हाइपरटेंशन से रिलेटेड। अगर सिस्टोलिक प्रेशर 140 मिलीमीटर से अबव हो जाता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 मिलीमीटर से अबव हो जाता है, तब हम क्या बोलेंगे कि अब व्यक्ति हाइपरटेंशन में है। तो इस इनिशिएटिव का या इस मिशन का मेजर एम क्या है कि जो हाइपरटेंशन है उसे 25% तक रिलेटिवली डिक्लाइन या डिक्रीज करना, एंड 15 करोड़ पीपल तक जो कि इससे प्रभावित है, हाइपरटेंशन से प्रभावित है, उन तक ये स्कीम के लाभों को पहुंचाना। नेक्स्ट इज योर बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जयंती के रूप में भी देखा जाता है। इसे बुद्ध या महात्मा बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में भी देखा जाता है, या फिर साथ ही साथ उनके निर्वाण या एनलाइटनमेंट के रूप में भी मनाया जाता है। तो जो एनलाइटनमेंट मिला था वो उन्हें बौद्ध गया में मिला था, बोधि वृक्ष के नीचे मिला था, ये भी पता रहना चाहिए। उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कब हुआ था या वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपका कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण। और जो उनका जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के अंतर्गत। तो लुम्बिनी नेपाल में सिचुएटेड है। 6th सेंचुरी BC के अंतर्गत महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपको बुद्ध पूर्णिमा के रिगार्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। देन द नेक्स्ट इज योर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS रैट्स किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड विथ योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? सो ताशकंद उज्बेकिस्तान। साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जान लेते हैं। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, सो दैट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड कि इसमें 2001 से पहले तक केवल 5 मेंबर थे, तो शंघाई 5 के नाम से इसे जाना जाता था। इन 2001 उज्बेकिस्तान बिकेम इट्स मेंबर, और उसके पश्चात इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाने लगा। इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर है। तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए रिगार्डिंग रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एज वेल एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन लास्ट इज योर ड्रॉप इन द फॉरेक्स रिजर्व्स। तो देखिए 2022 में फॉरेक्स रिजर्व्स में ड्रॉप आया था। है ये मेंस का टॉपिक, लेकिन हो सकता है प्रीलिम्स में ये आपसे क्वेश्चन पूछ लें। तो आखिरकार फॉरेक्स रिजर्व में ड्रॉप आया क्यों? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डॉलर के एसेट्स हैं उसमें कमी आई थी, दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड कि जो डॉलर का मार्केट वैल्यू था उसमें काफी उछाल आया था। थर्ड कि जो कैपिटल रहता है, कैपिटल इनफ्लोज होता है, उसमें कमी आई थी, दैट इज योर FDI एज वेल एज FII, उसमें कमी आना शुरू हुई थी। और जो भी हमारे देश में कैपिटल थे, फॉरेन कैपिटल, वो सारे के सारे बाहर जाने लगे थे, आउटफ्लोज हो रहा था। एंड द फोर्थ वन इज कि गोल्ड प्राइसेस में भी कमी आना शुरू हो गई थी। सो दीज वर द 4 रीजंस बिकॉज ऑफ विच फॉरेक्स रिजर्व में ड्रॉप देखा गया था। थैंक यू।